हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 13 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और आज इसमें 100 क्वेश्चंस ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का सेफ स्कोर क्या था। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 145 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 118 मार्क्स। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीड। ठीक है, रीड। अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का संबंध किससे, तो ये भूकंप की उत्पत्ति से। नेक्स्ट वन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में हम लोग वुड्स डिस्पैच को जानते हैं, जो कि 1854 में आया था। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से। ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल से पशुपालन का साक्ष्य माना जाता है। और सबसे पहले भारत में साक्ष्य जो मिला था वो कह सकते हैं आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, और बागेर कह सकते हैं, यानी बागौर जो है वो राजस्थान में। तो यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट्स दिया गया, इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। ऑप्शन सी। ठीक है, महदहा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला का संबंध संगनकल्लू से। संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ध्यान दीजिएगा, रंगपुर का संबंध हम कह सकते हैं गुजरात के सौराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित अकॉर्डिंग टू चारों ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सही होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। थर्मो जो रेसिस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर ही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप का कार्य क्या होता है। स्टेथोस्कोप हम लोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए काम करते हैं, जिसको हिंदी में आला के नाम से आपने देखा होगा, डॉक्टर के गले में होता है, इसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, ए का थर्ड यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी है। और सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग हम लोग रक्त की चाप मापने के लिए करते हैं, रक्तदाब या फिर रक्तचाप कह सकते हैं। बी का 4 के साथ दोनों मैच कर रहा है। कैरोटोमीटर का प्रयोग हम लोग सोने की शुद्धता के लिए, यानी सी का 2 के साथ ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य ये होता है कि भोजन के भंडारण में मदद करना। सी विल बी राइट आंसर। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो प्रमाण की उपाधि किस प्रतिहार राजा ने लिया था, मिहिर भोज। मिहिर भोज करेक्ट होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिया गया विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है। 371 जी का संबंध हो जाता है मिजोरम से। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में स्थित है। प्रसिद्ध नौकलेश्वर त्यौहार किस राज्य का है। प्रसिद्ध नौकलेश्वर त्यौहार का संबंध हो जाता है उड़ीसा से। डी को टिक करेंगे। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से निकाला जा सकता है। तो अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहा जाता है। लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं। ए होगा राइट आंसर, कास्टिंग वोट। अगला पॉइंट क्या है, भारत में करने वाले इस द्वारा प्रस्तुत स्थायी बंदोबस्त को निम्न में रूप में भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त को ज़मींदारी प्रथा के रूप में भी जानते हैं। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करें तो 1793 में इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अगर अंतर्गत बात करें कि कौन कौन सी भूमि थी, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के जो बनारस खंड था और साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में भी ये प्रचलित था, ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कुल भूमि का, यानी भारत के कुल भूमि का 19% भाग इसके अंतर्गत आता था ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत। ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है।
मध्य प्रदेश में पड़ता है और इस पे हम कह सकते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। अगला पॉइंट्स की संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? उस वक्त टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखागार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो राज्य तथा राज्य सरकार के लिए, सी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे अधिक जो मिलता है थर्ड सेक्टर से, और थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये जो परिभाषा है क्राउमर हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2008 में। डी करेक्ट होगा 2008 में। भारत के किस जल प्रदाय को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, ये कह सकते हैं चित्रकूट प्रपात। नियाग्रा की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका और ये कनाडा की सीमा पर स्थित है। हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जिसके उपयोग से हम लोग जिसका उपयोग किया जा सकता है हाइड्रोस्कोप यानी पानी के नीचे की वस्तुओं को देखने में। डी होगा राइट आंसर। एक गुणवत्ता माप पैरामीटर के रूप में सीटेन संख्या का उपयोग मुख्य रूप से गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। सीटेन संख्या का प्रयोग डीजल के लिए होता है, जबकि ऑक्टेन संख्या आपको पता है पेट्रोल के लिए होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? तो ये हम कह सकते हैं, तो देखिए ये पारित किया गया था आपका 15 जून 2005, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005। तो ये दोनों डेट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हो जाता है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। सारनाथ के हिरण पार्क में बुद्ध के पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है? बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था हिरण पार्क में, और इसको हम लोग महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम जो संदर्भ मिलता है भानुगुप्त के एरन शिलालेख में। मीर बख्शी का खिताब दिया जाता था। मीर बख्शी का खिताब किसे दिया जाता था? सैन्य विभाग के जो प्रमुख होते थे उनको। अगला पॉइंट्स, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, नियुक्त होते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की अनुसूची है 7, अनुसूची 7 में क्या शामिल है? 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियाँ उनके बंटवारे की बात की गई 3 सूचियों के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती में शामिल है? समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया आता है, ए होगा राइट आंसर, दंड प्रक्रिया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़ेंगे और देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स की घाट प्रभा और भीमा कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ये सही है। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कृष्णा की सहायक नदियाँ कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जनसंख्या समिति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ए राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? सबसे पुराना आपको पता है दिग्बोई है, और दिग्बोई असम में पड़ता है। दिग्बोई असम में पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो असम में नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बंगाईगांव, ये 4 रिफाइनरी यहाँ पे स्थित है असम में। तो राइट आंसर हो गया बी। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? म्यूचुअल फंड को सबसे पहले भारत में यूटीआई ने स्थापित किया था, सी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? 14.96 करोड़ होता है। अगर हम मिलियन में बात करें तो 149.6 मिलियन करोड़, ऑप्शन डी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। आर्थिक नियोजन का विषय किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या रहे, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। यहाँ पे सही होगा सभी के सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मोहिनीअट्टम नृत्य
रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम का संबंध हो जाता है केरल से। केरल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाकी डेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें तो जैसे कि 16 सितंबर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर कह सकते हैं यूएनओ जो डे होता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 3 मई को हम कह सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शहनामा के रचनाकार कौन है? शहनामा के रचनाकार फिरदौसी, ऑप्शन बी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, बी करेक्ट हुआ, सिद्धार्थ। अगला पॉइंट, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो ये था प्लासी के युद्ध के बाद, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त भी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी था, महलवाड़ी भी था, लेकिन 10 साल बंदोबस्त को अंग्रेजों के समय में नहीं लगाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये अकबर के वित्त मंत्री जो कि राजा टोडरमल के राजस्व एकत्रित करने की एक नई व्यवस्था शुरू की थी। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI प्रश्न है, आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। उद्बोधन एक बंगाली प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? उद्बोधन, तो उद्बोधन का संबंध हो जाता है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, साथ ही साथ जिसकी शुरुआत इन्होंने 1899 में की थी, ये याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन प्रकाशित किया था? हरिजन को प्रकाशित किया था यहाँ पे कह सकते हैं महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 1933 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 को। 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तेज बहादुर स्प्रू। ठीक है, तेज बहादुर स्प्रू, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? जैन धर्म को स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था श्रवणबेलगोला। राइट आंसर होगा कर्नाटक की श्रवणबेलगोला। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े के अवशेष कह सकते हैं सुतकोता, जो कि ये हमारा गुजरात में पड़ता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोड़गंगदेव, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फ़कीर कहती थी? शाही वेश में एक फ़कीर कहती थी औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी का संबंध हम कह सकते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार था, बी होगा राइट आंसर। सुलेमान ने किस राज्य को रूमा कहकर पुकारा? सुलेमान एक यात्री था जिसने रूमा कहकर के पुकारा था पाल राज्य को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 का बेलगांव। ठीक है, बेलगांव। अगला पॉइंट्स, मेकेदातु नदी परियोजना निम्नलिखित 2 राज्यों में से किनके बीच विवादित है? तो कह सकते हैं मेकेदातु नदी परियोजना का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत, तो इसका संबंध न्यूजीलैंड से, डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो ये लोक कल्याण इसके अंतर्गत नहीं दिया गया, डी होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 85 के 2। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे तीनों के पॉइंट्स ऊपर के तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट वन क्या है?
1853 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमिया युद्ध का संबंध हो जाता है रूस और तुर्की के मध्य, और इसके संबंध में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया, इसके बारे में पढ़ लेंगे। बांग्लादेश, बताइए कि बांग्लादेश कब बनाया गया था? तो बांग्लादेश का संबंध हो जाता है 1971, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा का संबंध हो जाता है किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विज्ञानेश्वर। इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर है बराबर 2870, यानी इनकी वैल्यू 2870 है। तो हमसे पूछा कि अगर इनका स्क्वायर किया जाए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो कितना होगा, इनका कितना होगा? तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, डायरेक्ट आपको करना क्या है, जो स्टार्टिंग का 2 के स्क्वायर है यानी 4 को लीजिए और बाकी इससे जो आपका दिया गया था गुना कर लीजिए, 2870 राइट आंसर हो गया। बस कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कि 8 0 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो 7 मिनट की देरी से पहुँचता हूँ, परंतु अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को क्या करते हैं, दोनों चालों का गुना, और अगर पहले और देरी हो, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें, जैसे पहले यहाँ पे देरी हो रहा है और पहले ही यहाँ पे पहुँच जा रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हो रहा है। 7 मिनट देरी से पहुँचे, यहाँ पे 5 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 12, और फिर दोनों चालों का अंतर, यानी दोनों चालों में अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 6 का अंतर है तो 1, और इस 12 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेते हैं 60 से गुना करके। तो 12 25 60 खत्म, यानी बचा सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर हो गया राइट आंसर। ये एकदम शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 5% हानि यानी कि 95% हो जा रहा है, और यहाँ पे 5% लाभ, इस तरह से, यानी 5% लाभ ना, सॉरी, तो 105 होगा, मैंने 110 लिख दिया, तो 105। दोनों का डिफरेंसेस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 10, तो 10% की वैल्यू 5 रुपये अधिक हमें प्राप्त होता है। इस तरह से कह सकते हैं 10% की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ये 2 का गुना है, तो यहाँ पर भी हम 2 का, यानी कि 50। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। चलिए आखिरी प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो +20 यहाँ पर भी, +20 यहाँ पर भी, फिर से उसके बाद दोनों का गुना, यानी कि 20 × 20 बटे में 100, तो 00 से 00 खत्म हो गया, 40 और 4 44% हो गया राइट आंसर, 44%। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।